हेलो फ्रेंड्स। और ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आया था, इसको इन्वायरमेंट से आप ले सकते हैं। और केंद्र सरकार ने गुजरात जैसे राज्यों से शुरुआत स्टार्ट किया गया है गुजरात से, जहां आम सहमति बन चुकी है कि जो ये से है पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, उसके सीमांकन को अंतिम रूप दिया जा सके। और वहां से जो है आगे बढ़ते हुए हमें वेस्टर्न घाट पे चलना है, ठीक है। और तो चरणबद्ध तरीके से जो है हमें राज्यवार ये सब करना है। अगर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी घाट के तक सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, तो यह कानूनी रूप से संरक्षित भौगोलिक क्षेत्र है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है अधिसूचित किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि जैव विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरणीय क्षरण को रोकना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, सतत विकास को बढ़ावा देना। ये सब चीज़ें हैं। साथ ही पहले से मौजूद मानव बस्तियां हैं, वो सतत विकास में संलग्न होने की अनुमति भी प्रदान की गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। ईपीए 1986 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत जो है सरकार को पर्यावरण संरक्षण हेतु विशेष क्षेत्रों को सूचित करने का अधिकार है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यह कोई अधिनियम नहीं है, बल्कि ईपीए 86 के अधिसूचित क्षेत्र है के तहत अधिसूचित क्षेत्र है। यह विकास और संरक्षण के बीच संतुलन को बनाता है। पश्चिमी घाट के परिचय की अगर हम बात करते हैं, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बना हुआ है। 1600 किलोमीटर लगभग गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। विश्व के 8 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, ठीक है। तो ये विश्व के 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, इसमें से कमेंट करना है। अब हम आते हैं कि इसके इतिहास और विकास की। तो माधव गाडगिल 2010 से 11, तो इनकी यह अनुशंसा की जाती है कि संपूर्ण पश्चिम घाट जो क्षेत्र है ना, और लगभग 1,29,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास, तो यह संरक्षित क्षेत्र ईएसए के रूप में नामित किया जाए और विकासात्मक गतिविधि को पर एक समान कड़े अंतर क्षेत्रीय प्रतिबंध लागू किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम कस्तूरी रंगन समिति की बात करते हैं 2012 से 13, ठीक है। तो इनका मानना था कि लगभग 60% जो है सांस्कृतिक परिदृश्य यानी मानव प्रधान बस्तियों और कृषि को, और 40% को प्राकृतिक परिदृश्य को परिभाषित करना है, ठीक है। कृषि बस्ती को 60%, नेचुरल 40% को परिभाषित करना है। तो इसके जो है व्यापक दृष्टिकोण को क्या हुआ कि बाद में स्वीकार कर दिया गया। इसने प्रस्ताव दिया कि केवल 60,000 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक परिदृश्य को औपचारिक रूप से पर्यावरणीय के रूप में अधिसूचित किया जा सके, ठीक है। 60,000 वर्ग किलोमीटर 37%। तो ये है चीज़ें। और नेक्स्ट जो आया कि इसका विकास क्रम अगर हम देखते हैं तो इसमें एक 2014 में बेस लाइन ड्राफ्ट आया था, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत केरल से प्राप्त जो जमीनी आंकड़ा था और ग्राउंड लेवल से जो हमारा डाटा था, उसको क्षेत्रफल में लगभग 3,000 किलोमीटर से अधिक को घटाकर और कितना किया गया था, से अधिक घटाकर जो है 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ईएसए मतलब पर्यावरण, वन, जलवायु इन सब के रूप में निर्धारण करना का मसौदा जो है अधिसूचित किया गया था। वहीं पर संजय कुमार समिति जो है 22 से 2026 में, तो ग्राम स्तरीय जो है राजस्व मानचित्र जो होता है उसकी विसंगति को दूर करना है, राज्य की आपत्तियों की जांच करना है, और राज्य जो है दर राज्य और चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति को अंतिम रूप देने का को मतलब पारित नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। तो संजय कुमार समिति हो गया 2022, राज्यवर कार्यान्वयन 2026, ठीक है। और 2014 में प्रथम तो ये हो गया बेस लाइन ड्राफ्ट, बेस लाइन। कस्तूरी रंगन समिति हो गया 13 और 10 हो गया गाडगिल, ठीक है, माधव गाडगिल। ये सके प्रतिबंधित गतिविधियों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें जो है रेड कैटेगरी है, माइनिंग है, पावर प्लांट है। तो अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, पूर्ण प्रतिबंध है। नई खनन परियोजनाएं हैं, खदान एवं क्वारी गतिविधियों पर रोक है।
और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना जो है निषिद्ध किया गया है। ठीक है, क्योंकि प्रदूषण, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले हैं ये सब। तो अगर अवसंरचना की अगर हम बात करें, निर्माण अवसंरचना की, तो 20,000 वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक के निर्मित जो वाले क्षेत्र हैं, वाणिज्यिक भवन हो गया, टाउनशिप, तो सभी नई जो है विस्तार परियोजना पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट हैं। कृषि है तो पारंपरिक कृषि, स्थानीय आजीविका की अनुमति है। सतत विकास तो पर्यावरण अनुकूल लघु परियोजनाएं की अनुमति है। वहीं पर अगर हम इसके विशेषताओं में राज्यवार अगर हम देखें तो स्टेट वाइज नोटिफिकेशन हम दे सकते हैं, चरणबद्ध अधिसूचना, विलेज लेवल मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंपनसेशन यानी इकोसिस्टम सर्विस के लिए अनुदान और प्रोत्साहन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो निर्णय जो है प्रक्रिया स्थानीय समुदायों की भागीदारी। तो ये सब है चीज़ें जो हैं करना है। और जल सुरक्षा और प्रमुख नदियों का उद्गम की बात अगर करते हैं तो गोदावरी नदी हो गया, कृष्ण नदी हो गया, कावेरी है और तुंगभद्रा है। तो पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिम मानसून और करोड़ों लोगों को जल सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट की अब बात करते हैं तो ये आपका रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ से आप मान सकते हैं गुजरात से, ये वेस्टर्न घाट है। ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्थानिकता की अगर बात करते हैं तो नीलगिरी तहर है, लायन टेल्ड मकॉक है, महत्व है, वन्य जीव गलियारा संरक्षण है, विश्व के 36 प्रमुख केंद्रों में से एक है। ठीक है, प्रशासनिक और सामुदायिक चुनौती की बात अगर की जाए तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि विकासात्मक परियोजना, तो राज्य की चिंता है रोजगार और बुनियादी ढांचा का प्रभाव, स्थानीय आजीविका यानी किसानों का आशंका है कि भूमि उपयोग और खेती पर प्रतिबंध, सीमांकन विवाद है यानी डेटा विसंगति, या इन सब चीज़ों और सटीकता का पहचान, इन सब चीज़ों से की समस्या तो है। और वहीं पर अगर हम प्रीलिम्स फोकस्ड बात करते हैं तो ये सही, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी 1986 आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न घाट तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो हैं उस पर माधव गाडगिल कमेटी जो है उस पर ध्यान आपको रखना है। और वहीं पर अगर कस्तूरी रंगन की बात करते हैं तो उस कमेटी का भी, और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आपको पता होना चाहिए। एंड डायोवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। और वहीं पर एक और अगर हम देखें तो इकोसिस्टम सर्विस जो है, तो अगर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर देखें तो से किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाता है, तो ये सबसे आसान ही क्वेश्चन है। वहीं अगर हम मेंस इनरिचमेंट की बात अगर करते हैं तो इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बात है, मतलब संरक्षण बनाम विकास, तो वहीं आ गया ना कि विकास बनाम पर्यावरण या संरक्षण विकास बनाम विकास महत्वपूर्ण बहस है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, पर्यावरण जो है प्रभाव मूल्यांकन और शासन मॉडल हो गया, गवर्नेंस का भी। सस्टेनेबल लाइवलीहुड की अगर तो सामुदायिक भागीदारी और मध्य के माध्यम से आजीविका सुरक्षा, तो ये सब चीज़ें जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। पर्यावरणीय सुशासन का आधार, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल कोलैप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि पश्चिमी घाट का संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि भारत की जल और जलवायु संरक्षण जो है इसमें अगर और वैल्यू एडिशन की अगर आप बात करते हैं तो इसमें तो और कुछ यहाँ नहीं दिख रहा है। पर यहाँ केस स्टडी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया, दूसरा हो गया चिपको आंदोलन हो गया,
चिपको मूवमेंट। वहीं पे अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट का मतलब पश्चिमी जो घाट है उसका संरक्षण। वहीं पर अगर हम देखें तो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें हैं। अब वहीं पे ये तो चलिए केस स्टडी के फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और वहीं अगर हम एसडीजी की अगर बात करते हैं, एसडीजी का कनेक्शन अगर देखा जाए तो एसडीजी 13 की अगर देखा जाए बात, तो ये क्या है, तो ये है क्लाइमेट एक्शन, इसको आप जोड़ सकते हैं। वही एसडीजी 15 की अगर बात करते हैं तो लाइफ ऑन लैंड हो जाएगा। एंड एसडीजी 6 तो ये हो जाएगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना है। तो और तो निष्कर्ष में क्या है कि ये से कि जो है विकास बनाम संतुलन स्थापित करने का प्रयास, पश्चिमी घाट में जल हो गया, जैव विविधता, जलवायु का सुरक्षा आधार चरणबद्ध तरीके से जो है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना है। और ये जो है केस स्टडी आपको और एसडीजी से जो है इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, वेस्टर्न घाट में है और गुजरात से शुरू किया गया है और राज्यवार तरीके से जो है और आगे हम लोग बढ़ेंगे। यही है, ये से को लेकर चिंता भी है, विकास बनाम पर्यावरण, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ये सब और ध्यान रखना है।